तो आज जो टॉपिक है हमारा वो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, लेकिन उससे पहले ये मैं डिजाइन बना रहा था ना, चलो मैंने क्या किया, 3 स्विच लिए, 3 स्विच को आपस में ऐसे ही जोड़ दिए। आप देखो, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, थोड़ा जूम करता हूं मैं इसे, आप देखोगे ये वाले पोर्ट भी ग्रीन है, ये वाले पोर्ट भी ग्रीन है, ये ग्रीन है और ये ऑरेंज है। ठीक है, अब अगर मैं कोई नया एक आधा स्विच ले लेता हूं, यहां जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया, अब आप देखोगे अब ये वाला ब्लॉकिंग में आ गया, मतलब ऑरेंज में आ गया, और ये भी ऑरेंज में आ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर हम रिडंडेंट लिंक लगा रहे हैं स्विच में, तो एक कोई भी ना कोई एक पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में आ रहा है। अगर मैं स्विच को मैश टोपोलॉजी में जोड़ दूं ऐसे, तो भी आप चेक करो, एक ब्लॉकिंग यहां आ रही है, दो ब्लॉकिंग यहां आ रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये कॉन्सेप्ट हमारा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की वजह से, क्योंकि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट चलता है हर एक स्विच के ऊपर टू अवॉइड द लूप। कहते अगर कभी भी मान लो एक स्विच के साथ मल्टीपल रिडंडेंट लिंक लग जाएं, तो उनमें से बाय डिफॉल्ट, देखो एक साइड पूरी ग्रीन है, अगर इस साइड पे ध्यान दोगे आप तो 2 पोर्ट आपके ब्लॉक है, एक ग्रीन है। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है क्या? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल आपका क्या है कि अगर आप मल्टीपल रिडंडेंट लिंक स्विच के अंदर लगा रहे हो, तो स्विच क्या करेगा, मल्टीपल लिंक के अंदर कुछ इलेक्शन करेगा और एक पोर्ट जिससे डेटा जा रहा है उसको छोड़ के बाकी सारे पोर्ट को ब्लॉक कर देगा। मतलब ये काम हमने नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली चलता है। क्यों चलता है जी? पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का यूज क्या है? इट इज ए लेयर 2 प्रोटोकॉल which is used to avoid the loop between switches redundant link redundant links कि स्विच के बीच में जो भी मल्टीपल लिंक्स होंगे, ये तो केबल आगे रखो, क्या हो गया इसे? मैंने वीडियो, ओहो चलो कोई बात नहीं, तो वीडियो वही गया, मेरा थ्योरी गई है, आपकी वीडियो में आ चुकी होगी। ये भी स्विच है, ये भी स्विच है, मान लो एक केबल लगा दी, 2 केबल लगा दी, 3 केबल लगा दी, तो क्या करेगा, एक स्विच के तो सारे पोर्ट ग्रीन रहेंगे, दूसरे पोर्ट का कोई एक पोर्ट ग्रीन रहेगा, बाकी हो जाएंगे ब्लॉक, ताकि लूप ना बने। मतलब अगर पैकेट यहां से यहां जा रहा है तो इस पोर्ट से दोबारा सेंड होके सेम मैसेज यहां घूमने ना लग जाए। तो अगर पैकेट घूमना शुरू हो जाएगा तो उस प्रोसेस को लूप बोलते हैं। तो लूप को रोकने के लिए जो प्रोटोकॉल का यूज होता है जी, उसको स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल तो खुद ब खुद चला हुआ है सारा। अगर हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे देखें, मतलब मैं डिजाइन बनाऊं वहां पे जाके, तो ये तो ऑटोमेटिक काम कर रहा है अपने आप सारा कुछ। तो इस चीज का प्रोसेस देखने के लिए हमें थ्योरी का प्रोसेस करना पड़ेगा पहले। जब तक थ्योरी नहीं की तब तक कुछ नहीं होगा। तो चलते हैं दोबारा अपने व्हाइट बोर्ड पे। कहते हैं स्पैनिंग ट्री की लूप रोकने की प्रोसेस के लिए हमें कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इथर चैनल इसके बाद आएगा। तो टर्म्स है जी, रूट ब्रिज, नॉन रूट ब्रिज, ब्रिज आईडी, उसके बाद में बीपीडीयू एक टर्म है, पोर्ट कॉस्ट एक टर्म है, पाथ कॉस्ट एक टर्म है। मतलब ये थ्योरी है, चाहे काम वो खुद करेगा, बट हमें थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। देखो कहते चाहे जितने भी स्विच लगे हों आपके सिस्को पैकेट ट्रेसर में, कोई भी स्विच लगाओ, रूट ब्रिज क्या होगा? रूट ब्रिज रूट स्विच को ही बोलते हैं वैसे। कहते हैं जिस स्विच की
which switch has lowest bridge ID या फिर लोएस्ट ब्रिज आईडी या फिर आप कह सकते हैं बेस्ट ब्रिज आईडी, दैट इज द रूट ब्रिज। कहते जिस स्विच की ब्रिज आईडी सबसे कम होगी वो आपका बन जाएगा जी रूट ब्रिज, बाकी सारे बन जाएंगे आपके नॉन रूट ब्रिज। मान लो ये 4 स्विच है मेरे पास, इन चारों स्विचेस में कोई एक रूट ब्रिज बनेगा, इन चारों में, ठीक है, इन चारों में कोई एक रूट ब्रिज बनेगा, ये, और बाकी जो बच जाएंगे 3 वो बनेंगे नॉन रूट ब्रिज। लेकिन रूट ब्रिज वो बनेगा जिसकी ब्रिज आईडी कम होगी। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ब्रिज आईडी होती क्या है, ठीक है। तो तीसरा पार्ट मेरा ब्रिज आईडी है। तो ब्रिज आईडी जो होती है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस मैक एड्रेस प्लस ब्रिज प्रायोरिटी। अब ये नई चीज आ गई हमारे पास कि ब्रिज आईडी तो जी ब्रिज बेस मैक एड्रेस का और ब्रिज प्रायोरिटी का कॉम्बिनेशन है। तो बेस मैक एड्रेस, हर एक स्विच का VLAN 1 के ऊपर एक बेस मैक एड्रेस होता है, किसी का A, किसी का B, किसी का C, किसी का D। और ब्रिज प्रायोरिटी हर एक स्विच के लिए एक डिफॉल्ट नंबर दिया हुआ है 32768 32768, ठीक है। और ये घटता और बढ़ता 4096 के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मतलब अगर मेरी प्रायोरिटी 0 हो सकती है तो 0 के बाद 4096, 4096 के बाद 8192 हो सकती है, फिर 12,000 समथिंग हो सकती है, फिर 16,384 हो सकती है, मतलब ऐसे, ठीक है। 16,000, फिर 20,000 समथिंग, 24,000 समथिंग, 28,000 समथिंग, फिर 32,768। बट बाय डिफॉल्ट हर एक स्विच की प्रायोरिटी है 32,768। अब अगर मेरे डिजाइन के अंदर हर एक स्विच की प्रायोरिटी 32768 है तो इसके बिहाफ पे तो इलेक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा इसके बिहाफ पे इलेक्शन? क्योंकि जब सेम चीज है, मान लो सभी के पास 32,768 रुपए हो, तो इसके हिसाब से तो हम कह नहीं सकते कि किसके पास ज्यादा है या किसके पास कम है। तो अगर अब आपको ब्रिज आईडी जाननी है तो किसके हिसाब से इलेक्शन होगा? मैक एड्रेस के हिसाब से। तो सीधी और स्पष्ट भाषा के अंदर अगर हमें आंसर देना है तो समझना है तो हम कह सकते हैं रूट ब्रिज बाय डिफॉल्ट वो बनेगा जिसका मैक एड्रेस सबसे लो होगा। तो चेक करते हैं जी अपने स्विच के ऊपर जाके कि कौन सा मेरा स्विच है जिसका मैक एड्रेस सबसे कम है। अब वैसे तो शो मैक एड्रेस टेबल होता है, लेकिन यहां पे एक कमांड आएगी चेक करने के लिए, शो स्पैनिंग ट्री। देखो शो स्पैनिंग ट्री कमांड लगाई मैंने, आपको कितना कुछ दिखा दिया इन्होंने। VLAN 1 के अंदर ये मेरी रूट आईडी है, ये मेरी ब्रिज आईडी है। तो हमारा काम तो ब्रिज आईडी देखना है। देखो ब्रिज आईडी में मैंने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ प्रायोरिटी प्लस बेस मैक एड्रेस, और यहां प्रायोरिटी आ रही है 32,769, जबकि प्रायोरिटी 32,768 होती है। अगर आप VLAN 1 बना रहे हो तो इसमें +1 ऐड हो जाएगा, VLAN 2 बना रहे हो +2 ऐड हो जाएगा। तो ये उसके हिसाब से है। तो सारे स्विच के ऊपर VLAN 1 बनी है तो प्रायोरिटी तो सेम आ रही है सभी की। ये है मैक एड्रेस। तो मैं कॉपी कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए से, कॉपी करके और इसके ऊपर सभी का मैक एड्रेस लिख देता हूं। इसका मैक एड्रेस ये है। दूसरे स्विच पे भी थ्योरी पढ़ने के लिए हमें कमांड लगानी पड़ेगी शो स्पैनिंग ट्री। इसका मैक एड्रेस ये है। तीसरे स्विच का मैक एड्रेस देख लेते हैं।
और चौथे स्विच का मैक एड्रेस देख लेते हैं। लो जी, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखो, इसमें इसका मैक एड्रेस है 000, इसको अलग ही लिख लेते हैं। लो जी, ये है 00D0BA52A055, 48 बिट का होता है ना ये। तो हमने चारों मैक एड्रेस में से ये देखना है सबसे छोटा कौन सा है। तो 00D0 तो सबसे बड़ा हुआ, क्योंकि डी वाली रेंज तो आपकी हेक्साडेसिमल में आती है। ये है 0001, 0002 और 0004। तो अब देखने से ही पता चल रहा है कि 0001 वाला मेरा सबसे छोटा है। ठीक है जी। ये वाला स्विच जो छोटा मैक एड्रेस वाला है वो बन जाएगा जी रूट ब्रिज। मतलब इस स्विच की रूट आईडी और ब्रिज आईडी सब कुछ सेम होगा। ये देखो, और लिखा भी हुआ है दिस ब्रिज इज द रूट ब्रिज। और रूट ब्रिज के जो पोर्ट हैं वो सारे फॉरवर्डिंग होंगे, याद रखना। रूट ब्रिज के सारे पोर्ट हमेशा ग्रीन होंगे। पोर्ट में बाद में पढ़ाने जा रहा हूं अभी। बाकी जो स्विच बचे हैं वो हो गए नॉन रूट ब्रिज। तो ये बन गया रूट ब्रिज, ठीक है, क्योंकि इसका मैक एड्रेस सबसे कम है। उसके बाद बीपीडीयू होता है जी आपका ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम एक दूसरे को सेंड करते हैं वहां पे ये यूज होता है जी बीपीडीयू। ठीक। और ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट मतलब द सबसीक्वेंट इंफॉर्मेशन पासिंग बिटवीन द स्विचेस। हम ये नहीं कहेंगे डेटा जा रहा है या कोई पैकेट जा रहा है या फ्रेम जा रहा है, हम कहेंगे बीपीडीयू ट्रांसफर हो रहे हैं। उसके बाद टर्म है मेरी पोर्ट कॉस्ट। पोर्ट कॉस्ट बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड है। एक्चुअली पोर्ट कॉस्ट बोलते हैं जी लिंक कॉस्ट को। ये सारा ही आपका थ्योरी टॉपिक है, मैं इसमें आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। आप या तो इथरनेट पोर्ट पे काम करते हो या फास्ट इथरनेट या गीगा इथरनेट, उसके बाद या 10 गीगा इथरनेट। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट हमारे स्विच होते हैं वो ज्यादातर फास्ट इथरनेट और गीगा के होते हैं। तो लिंक कॉस्ट ना IEEE ने बाय डिफॉल्ट बनाई हुई है। पहले स्पीड देख लेते हैं, कॉस्ट बाद में, पहले अपने लिंक की स्पीड देख लेते हैं। ये देखो इथरनेट की स्पीड कितनी होती है 10 MB, फास्ट इथरनेट की मैक्सिमम 100 MB, गीगा इथरनेट की स्पीड क्या होती है जी 1000 MB। सॉलिक हो गया। और 10 गीगा की क्या है 10,000 MB। तो लिंक कॉस्ट बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है इथरनेट की 100, फास्ट इथरनेट की आपकी है जी 19, गीगा इथरनेट की बाय डिफॉल्ट 4 है, 10 गीगा की 2 है। मतलब हमें ये निकालनी नहीं पड़ेगी। जब हम स्विच में जाएंगे हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि पोर्ट कौन सा लगाया हुआ है। तो चेक करते हैं, मैंने लगाए जी फास्ट इथरनेट पोर्ट। तो मेरी जो कॉस्ट दिखाई दे रही होगी वो 1919 दिखाई दे रही होगी। अगर मैं इसको गीगा में लगा दूं, मान लो ये समझाने के लिए लगा रहा हूं, तो क्या होगा शो स्पैनिंग ट्री में गीगा वाले पोर्ट की कॉस्ट 4 हो जाएगी। ठीक है जी, गीगा वाले पोर्ट की कॉस्ट हो जाएगी 4। अगर मैं दोबारा से इसको फास्ट इथरनेट से जोड़ दूं तो ये 4 की बजाय फिर से क्या हो जाएगी 19। तो ये फिक्स्ड है। और उसके बाद लास्ट चीज मैंने आपको बताई है पाथ कॉस्ट। कहते पाथ कॉस्ट होती है जो बाकी के नॉन रूट ब्रिज हैं वो अपने स्विच से रूट ब्रिज की तरफ जाते हैं।
तो द टोटल कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज इज नॉन एज पाथ कॉस्ट। टोटल कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज उसको पाथ कॉस्ट कहते हैं हम। अब ये कैसे पता चलेगा, ये देखो। तो इसके लिए नया टॉपिक साथ साथ में आएगा, पोर्ट रोल्स, एसटीपी के पोर्ट रोल्स। इसके सारे पोर्ट तो रहेंगे डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड का मतलब फॉरवर्डिंग पोर्ट। अब इसने भी मेरे रूट ब्रिज पे आना है, इसने भी आना है, इसने भी आना है। तो इस साइड से 19 कॉस्ट आ रही है, इस साइड से भी 19 है, 19 है और 19। तो पाथ कॉस्ट क्या होती है, मान लो इस वाले स्विच ने कोई डेटा इधर से भेजना इधर, तो इधर से कॉस्ट आ रही है 19, इधर से घूम के कॉस्ट आ रही है जी 57। 19 के 3 पाथ से गुजर के जाना पड़ रहा है। इधर से कॉस्ट आ रही है इधर जाने के लिए 19, लेकिन इधर से घूम के जाएंगे तो 57। लेकिन जो ये वाला स्विच है इसके लिए इधर से भी 38 कॉस्ट आ रही है, इधर से भी। ठीक है, तो ये पोर्ट रोल का हिसाब है। जो मेरा स्पैनिंग ट्री है, अब उसके कुछ पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट के रोल होते हैं। बाय डिफॉल्ट तो एक है डेजिग्नेटेड पोर्ट, जो मैंने अभी बताया था, ऑलवेज फॉरवर्डिंग, रूट पोर्ट, और उसके बाद में ब्लॉक्ड पोर्ट। बाकी फॉरवर्डिंग, नॉन फॉरवर्डिंग वो भी आ जाएंगे इसी में। ठीक है, फॉरवर्डिंग हो गया, नॉन फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, बैकअप पोर्ट हो गया, ब्लॉक्ड हो गया, अल्टरनेट पोर्ट हो गया। मतलब ये तो बात की बात है, जो दिख रहे हैं हमें वो देखते हैं हम। देखो डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं जो हमेशा फॉरवर्ड रहते हैं, जैसे रूट ब्रिज के सारे पोर्ट हमेशा डेजिग्नेटेड रहेंगे, बाकी भी रहेंगे, लेकिन रूट पोर्ट हमेशा नॉन रूट ब्रिज पे बनते हैं। रूट पोर्ट आपका नॉन रूट ब्रिज पे बनेगा, और इट इज द बेस्ट पोर्ट और बेस्ट कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज। अगर आपने रूट ब्रिज पे जाना है तो आपका जो रूट पोर्ट होगा वो बेस्ट पोर्ट होगा, उसकी साइड से कॉस्ट सबसे कम आएगी। ब्लॉक्ड, ब्लॉक पोर्ट क्या होते हैं, दैट वुड नॉट फॉरवर्ड फ्रेम्स। मतलब मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता हूं, सेंड नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें, अब चलते हैं प्रैक्टिकल में। इसके दोनों पोर्ट तो आपको डेजिग्नेटेड ही दिखेंगे क्योंकि ये रूट ब्रिज है। तो इसका भी कोई रूट पोर्ट होगा, इसका भी और इसका भी। इसका रूट पोर्ट कौन सा होगा, F0/1 और 2, तो वो होगा F0/1। सॉरी, स्पैनिंग की जगह स्नैपिंग लिख हो गया था। देखो F0/1 इसका कौन सा पोर्ट है, रूट पोर्ट है। एक सेकेंड, और बाकी दूसरा पोर्ट डेजिग्नेटेड है। रूट पोर्ट इज द बेस्ट पोर्ट टू रीच रूट ब्रिज। अब इसका रूट पोर्ट ये क्यों बना, इधर से 19 आ रहा है, इधर से 57, तो इसका रूट पोर्ट देखते हैं कौन सा है। F0/2, तो इसका भी पता चल गया क्योंकि 19 कॉस्ट आ रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वाले स्विच के लिए दोनों साइड से 19 + 19 कॉस्ट आ रही है, 38। तो ये अपना इलेक्शन कैसे करेगा, रूट पोर्ट इसने इसको क्यों बनाया, इसको क्यों नहीं बनाया। ये स्विच देखेगा मेरे सामने जो स्विच है उनमें से बड़ा स्विच कौन सा है, तो ये बड़ा है, इसके वाले पोर्ट को कर दिया ब्लॉक, जो दूसरा पोर्ट था उसको बना दिया रूट पोर्ट। तो उससे क्या हुआ, हमें पता चल गया कौन से पोर्ट को ब्लॉक करना है। तो अब लूप नहीं बनेगी, लूप वाला काम डन हो जाएगा, मतलब लूप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद स्पैनिंग ट्री के अंदर कुछ टाइमर होते हैं, 20, 15, 20 ऐसे करके, तो उसके लिए हमें एसटीपी का कन्वर्जेंस टाइम पता होना चाहिए।
ये पूरा ही प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं है, सॉरी पूरा ही थ्योरी टॉपिक है। एसटीपी स्टेट्स, डिसेबल, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग। ठीक है, एसटीपी के अंदर जो स्टेट्स होती हैं वो है डिसेबल, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग। इसका टोटल टाइम होता है जी 50 सेकेंड, लेकिन लिसनिंग और लर्निंग अकेले ही 15-15 सेकेंड लेती है। 15 सेकेंड लिसनिंग, 15 सेकेंड लर्निंग। मतलब आपने कोई नया पोर्ट लगाया, वो डायरेक्ट डिसेबल या ब्लॉक में नहीं जाएगा, पहले वो 15 सेकेंड लिसनिंग करेगा, फिर लर्निंग करेगा। जैसे मान लो मैं एक कमांड लगा के देखता हूं, यहाँ पे 1 सेकेंड होल्ड करना। ओके, तो आप शो स्पैनिंग ट्री लगाते हो, इसमें पोर्ट रोल्स, स्टेट, कॉस्ट। आप देखोगे स्टेट यहाँ पे फॉरवर्डिंग आ रही है और इस पे भी फॉरवर्डिंग की आ रही होंगी, बस पोर्ट अलग अलग आ रहे होंगे। इस पे जो स्टेट आ रही होगी, एक ब्लॉक स्टेट आ रही है, एक फॉरवर्डिंग। मतलब जब भी हम कोई नया पोर्ट लगाते हैं, जैसे मान लो मैंने ये लगाया, इमीडिएटली मैंने चेक करने के लिए डाल दिया, आप देखोगे ठीक है, लिसनिंग में चला गया, थोड़ी देर लिसनिंग 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 लिसनिंग, मतलब टोटल 15 सेकेंड लेगा। थोड़ी देर के बाद आ जाएगा लर्निंग, और थोड़ी देर के बाद ये फॉरवर्डिंग में आ जाएगी। लो जी, अभी आया नहीं, लो जी आ गया। तो 30 सेकेंड पूरा लेगा ये, ठीक है। पूरे 30 सेकेंड के बाद ये फॉरवर्डिंग, मतलब जो मैंने टाइम आपको बताया। ओहो, ये स्क्रीन कौन सी शेयर हुई है, आपने बताया नहीं मुझे। ये वाली स्क्रीन शेयर करनी है, ये बता रहा था मैं, मुझे लगा दूसरी स्क्रीन शेयर है। पहले स्टेट मेरी लर्निंग में थी, ये साथ साथ में मैं प्रैक्टिकल बता रहा था। थोड़ी देर ये पहले 15-15 सेकेंड पहले स्टेट्स मेरी लिसनिंग में थी, जब मैंने नया केबल लगाया। देखो लर्निंग लर्निंग, दोबारा बताता हूं अब आपको, ये मैंने एक केबल नहीं लगाई थी, ठीक है। जैसे ही मैं नई केबल लगाऊंगा, ये ऐसे शो स्पैनिंग ट्री में वो लिसनिंग स्टेट में चला जाएगा, ये बता रहा था। थोड़ी देर के बाद ये लर्निंग स्टेट में आएगा, फिर उसके बाद ये फॉरवर्डिंग स्टेट में जाएगा। मतलब ये 5 अपनी स्टेट्स पूरी करेगा ही करेगा। तो उसका पूरा टाइम पीरियड वैसे 50 सेकंड का होता है, तो 50 सेकंड के अंदर ये अपना काम करता है। अब एसटीपी के अंदर तो ये स्टेट होती है। अब एसटीपी के 2 टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। एक होता है पर वीलेन स्पैनिंग ट्री, पीवीएसटी, एक होता है आरएसटीपी, ठीक है, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। रैपिड में फर्क सिर्फ इतना है कि जो एसटीपी की स्टेट्स हैं वही इसकी स्टेट्स भी हैं, लेकिन बस इसके अंदर पहली 3 स्टेट डिस्कार्डिंग है। हमारे 15 सेकंड उसके भी बच गए। ये आरएसटीपी होता है रैपिड स्पैनिंग ट्री। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस मोड चेंज करना है। आपने बस मोड चेंज करना होता है कि मान लो यहाँ स्पैनिंग चल रहा है, आप कमांड लगा के स्पैनिंग ट्री मोड क्वेश्चन मार्क पीवीएसटी और आरएसटीपी। हाँ जी, ओके ओके, मैं करता हूं जी पॉज। तो हाँ जी, तो ये मैंने बताया आपको कि आप स्पैनिंग ट्री का मोड बदल सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी भी पड़ा हुआ है हमारा कि ये तो सारा कुछ बाय डिफॉल्ट हो रहा है, हमने तो कोई कमांड ही नहीं लगाई, हमें तो एक कमांड भी नहीं लगाई आप तक। देखो अब बाय डिफॉल्ट ये रूट ब्रिज बना है, अब मैक एड्रेस तो बदल नहीं सकते इसका। तो आपको याद होगा मैंने बताया था इसकी प्रायोरिटी सभी की सेम होती है। तो अगर आप इसका रूट ब्रिज छोड़ के इसको बनाना चाहते हो, बस इतना प्रैक्टिकल है,
एक तो होता है स्पैनिंग ट्री मोड प्राइमरी सेकेंडरी सिलेक्ट करते हैं, एक होता है प्रायोरिटी को कम ज्यादा करते हैं। मुझे इसको रूट ब्रिज बनाना है। कॉन्फिग स्पैनिंग ट्री, एक ही कमांड है जिसकी VLAN 1 रूट प्राइमरी। देखो मैंने इसको क्या लिख दिया, रूट प्राइमरी, और दूसरे स्विच को इधर जाके लिख दिया स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट सेकेंडरी। तो अब आप ध्यान से देखना, शो स्पैनिंग ट्री में जिसको सेकेंडरी बनाया वो 4096 ऑटोमेटिक उसमें से कम हो गए, जिसको पहली बार प्राइमरी बनाया उसमें से 4096 और कम हो गए, मतलब 24,577। देखो प्रायोरिटी इसकी सबसे कम है, तो ये बन गया मेरा रूट ब्रिज। अब ये रूट ब्रिज बन गया। तो प्रायोरिटी का यूज ही मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के लिए करते हैं हम। उसके अलावा अगर आप ये कमांड स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं लगाना चाहते, तो आप मैनुअली प्रायोरिटी कम ज्यादा भी कर सकते हो। बस इतना सा प्रैक्टिकल है। स्पैनिंग ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी, कहते आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते ऐसे 2 3 4 5, आपको इन्हीं वैल्यू में से कुछ लेनी पड़ेगी। अब जो बाय डिफॉल्ट मेरा मैंने अभी बना दिया था प्राइमरी, उसकी प्रायोरिटी है 24,576। मैंने क्या किया, अपनी प्रायोरिटी कर लीजिए 20,480। तो जिसकी प्रायोरिटी कम है, देखो कोड चल गया लिसनिंग में, थोड़ी देर के बाद लर्निंग में जाएगा, फिर ये फॉरवर्डिंग में जाएगा। देख लेना, ये देखो हो गया लर्निंग। मतलब मैं तो ऐसे ही फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। लर्निंग था, अब इसके दोनों फॉरवर्डिंग हो गए। अब रूट ब्रिज ये बन गया। तो पूरे प्रैक्टिकल के अंदर बस यही कमांड है बेसिक एसटीपी की। ठीक है जी। तो ये लूप रोकने के काम में आता है, तो इसीलिए हम इस टॉपिक का यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट यूज होता है।